हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ग्लैंस एकेडमी के संकल्प बैच में। संकल्प बैच दोस्तों यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ प्रीलिम्स 2024 के लिए डेली टारगेट की एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर में जो पीवाईक्यू हैं उनके बेस पर और साथ ही साथ जो टॉपर्स हुए हैं 3-4 लोग मेरे कांटेक्ट में उनके अनुभवों के साथ इसमें मेरे भी अनुभव शामिल हैं कि जो 2 बार मैंने प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया तो उसमें कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं और कौन से सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं उसी को ध्यान में रख के मैं एक स्ट्रेटजी प्लान कर रहा हूं और जिसमें आज हम लोग टारगेट नंबर 15 कर रहे हैं। जितने लोग भी इस टारगेट को फॉलो कर रहे हैं उनके टेलीग्राम पे आज भी करीब 4 से 5 लोगों के मैसेज आए कि उनकी स्टडी कंटिन्यू चल रही है और कल भी कुछ लोगों के मैसेज आए क्योंकि कल जो है कि वीडियोज़ नहीं आई थी। कल मैंने रिवीजन के लिए फ्री कर दिया था कि आप लोग रिवीजन कर सकें और इसी कड़ी में लगातार जो है कि हम लोग डेली टारगेट्स को कर रहे हैं जिसमें मैं सोर्सेज भी बता देता हूं और साथ ही साथ जो हमारी टीम के द्वारा जो सोर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं और जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है उस पर मैं डिस्कशन भी करता हूं आपसे। टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में काफ़ी लोगों के मैं रिप्लाई भी करता हूं, कुछ लोगों के नहीं कर पाता हूं क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है, बाकी जिसके होते में पॉसिबल रहता है कि रिप्लाई कर देता हूं। तो चलिए इसी के साथ अब आज का टारगेट हम सुन लेते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने कवर किया दोस्तों क्या क्या सब्जेक्ट, तो आपको पता होना चाहिए, जिसमें हम लोगों ने कवर कर लिया है एंसेंट हिस्ट्री पूरा, बायोलॉजी पूरा, जनवरी फरवरी करंट अफेयर्स पूरी, पीवाईक्यू यूपी पीसीएस के कंप्लीट है। केवल और केवल 14 दिन के टारगेट में है ये दोस्तों। 3 दिन और ले लो क्योंकि 3 दिन मैंने क्लास नहीं दी थी, गैप रखा था। तो 17 दिन में सोचो अगर आप अपने से तैयारी कर रहे थे तो ईमानदारी से बताना 17 दिन में क्या इतना टारगेट आप पूरा कर पाते? मैं कह सकता हूँ कि शायद इसमें से कुछ बच्चे कर पाते, बाकी बच्चे नहीं कर पाते, क्योंकि मैं भी उसी फील्ड से गुजरा हूँ, मैं भी उसी अनुभवों के साथ रहा हूँ। पता ही नहीं रहता है कि हम सुबह उठ के क्या पढ़ें और जब पढ़ने लगते हैं तो शाम होते होते पता नहीं चलता कि हमने आज पढ़ा क्या, आज दिन भर का ऑब्जर्वेशन क्या निकला, पता चलता कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी याद नहीं हुआ, क्योंकि डायरेक्शन लेस हम लोग बढ़ते हैं और जब हम डायरेक्शन के साथ बढ़ते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट रहता है और ज़्यादा चीज़ें तैयार होती हैं। और सबसे अच्छी बात कि मैं डेली इसमें एक रिवीजन का सेट रखता हूँ, बीच बीच में पूरा का पूरा रिवीजन रखता हूँ ताकि रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। और जब एक बार हमारा जीएस का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसमें आरओ वाली जो हिंदी है उसको और सीसैट इन सभी को भी इंक्लूड करेंगे। तो आज हमारा क्या टारगेट होगा? आज हमारा पॉलिटी के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय आप लोगों को पढ़ना है, उच्च न्यायालय पढ़ना है और अधीनस्थ न्यायालय पढ़ना है। इन तीनों को एक साथ जब कंपैरेटिव स्टडी करोगे तो आपको इससे बेनिफिट ये होगा कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के लगभग प्रावधान सेम होते हैं। बस इसमें यह देखना होता है कि कुछ प्रावधान आर्टिकल के अंतर्गत आपको विशेष रूप से याद करने होते हैं। जैसे परामर्शी अधिकार किसके पास होता है? केवल सुप्रीम कोर्ट के पास होता है आर्टिकल 143 के तहत। जबकि आप देखोगे रिट दायर जो आर्टिकल नंबर 32 होती है, अर्थात कि जो 5 प्रकार की रेटें होती हैं, इसमें अनन्य शक्ति सुप्रीम कोर्ट की नहीं होती बल्कि हाई कोर्ट की भी होती है, क्योंकि 226 और 32 का प्रयोग होता है। ऐसी बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं। प्रारंभिक अधिकारिता क्या होती है, अपीलीय अधिकारिता क्या होती है, तो ये सारे प्रोविजंस आपको सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जब आप कंपैरेटिवली स्टडी करोगे तुलनात्मक रूप में तो आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। और इसके साथ आप लोगों को थोड़ा बहुत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में भी पता होना चाहिए कि किसे हम सत्र न्यायालय कहते हैं, किसे हम जिला न्यायालय कहते हैं, किसे हम फौजदारी न्यायालय कहते हैं, मुंसिफ कोर्ट क्या होती है। ये सब जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, कभी कभी इनसे प्रश्न जब आ जाता है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट को यही नहीं पता होगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का चयन कैसे होता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होते हैं उनकी नियुक्ति कैसे होती है। तो ये सारी चीज़ें आज आपको कवर करनी। और जब प्रीवियस ईयर के पेपर आप उसमें कर रहे होंगे यूपी पीसीएस पीवाईक्यू जो मैंने कराए होंगे तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि हाँ इस प्रकार के प्रश्न ये आते हैं। तो ये आपको पूरा पढ़ना है और इसके लिए मैंने कहा है कि घटना चक्र की बुक को उसको कंपलसरी तौर पे रखना है आपको हर हाल में। और उसके साथ आप चाहे तो परीक्षावाड़ी को फॉलो कर लो या महेश बणवाल को फॉलो कर लो या दृष्टि आईएएस की बुक को फॉलो करो या फिर आप लक्ष्मीकांत को फॉलो करो। किसी भी एक बुक को फॉलो करना, सारी बुक मत पढ़ना, केवल एक बुक। और जिसको भी पढ़ रहे हो ना ईमानदारी से उसी को बस बार बार पढ़ो। बार बार पढ़ने से आपका चीज़ें तैयार होती हैं। मैं कहता हूँ लक्ष्मीकांत में मान लो 20 प्रश्न होंगे, परीक्षावाड़ी में मान लो 18 प्रश्न आ रहे होंगे, महेश बणवाल में भी 19 प्रश्न आ रहे होंगे, लेकिन किसी एक किताब को पढ़ोगे तो कम से कम आपके 18-19 प्रश्न तो सही होंगे ना। 20 क्वेश्चन करने की कोशिश मत करो, ऑटोमेटिकली एक क्वेश्चन आपकी नॉलेज के साथ क्लिक हो जाता है, उसको कर ले जाते हो आप। तो किसी एक बुक को फॉलो करो और इनके साथ आपको घटना चक्र को कंपलसरी तौर पर रखना है। इससे ये बेनिफिट होगा कि आपको पता चलता है कि यूपी पीसीएस में प्रश्न कैसे आ रहे हैं, मेंस में कैसे आते थे 2017 से पहले जब ऑब्जेक्टिव होता था। साथ ही साथ आपको आरओ के प्रीलिम्स मेंस में कैसे प्रश्न आते हैं, अदर स्टेट में कैसे प्रश्न आते हैं, जैसे बिहार में, एमपी में, राजस्थान, उत्तराखंड में यूपीएससी कैसा प्रश्न पूछ रही है, ये सारी चीज़ें वहाँ से आप समझ पाते हो। तो ये आपको हो गया। और साथ में अगर आपको घटना चक्र बुक पढ़ने में लेजीनेस आती है यानी बोरियत होती है तो आप हमारे शॉर्ट नोट्स को फॉलो कर सकते हो। घटना चक्र के शॉर्ट नोट्स मैंने खुद तैयार कर रखे हैं, सारे चैप्टर सारे पॉइंट्स में इंक्लूड हैं।
और वो कहाँ से मिलेगा, वो आपको मिल जाएगा हमारे व्हाट्सअप नंबर पे, जो कि मैं डिस्प्ले पे लिख रहा हूँ 8527594636। यहाँ से आप इसको बाई कर सकते हो। पेड रहेंगे ये नोट्स और बहुत ही कम प्राइस में, या फिर वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। अब साथ ही साथ हम लोग इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने सामान्य परिचय पढ़ लिया और साथ में भौतिक विभाजन पढ़ लिया कि कहाँ पर्वत, नदियाँ, घाटियाँ ये सब हैं, और आपने जनजातियाँ भी पढ़ी, नदियों को भी पढ़ा, जिसमें गंगा को, ब्रह्मपुत्रा को और इनकी सहायक प्रमुख नदियों को पढ़ा। साथ ही साथ आपने दक्षिण भारत की कुछ प्रमुख नदियाँ पढ़ी, जैसे गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी, ये सब प्रमुख नदियाँ। लेकिन आज आपको मैं कुछ अन्य नदियों के नाम दूंगा जो और भी नदियाँ होती, जैसे नर्मदा के बारे में, ताप्ती के बारे में, माही के बारे में, कोसी के बारे में, सोन नदी के बारे में। ये सब कुछ ऐसी नदियाँ जिनके बारे में प्रश्न बन जाते हैं। भरतपूजा नदी के बारे में, मांडवी नदी के बारे में, शरावती नदी के बारे में, महानदी के बारे में, या इनकी सहायक नदियाँ बराकर नदियों के बारे में, सुवर्ण रेखा नदी के बारे में। तो ये विभिन्न प्रकार की जो नदियाँ हैं इनको आप आज कवर कर लोगे। कहाँ से उद्गम होता है, कौन इस चीज़ की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, किसकी ये ट्रिब्यूटरी होती है, कहाँ जाके मिलन करती हैं, इन नदियों के किनारे कौन से इंपॉर्टेंट जलप्रपात होते हैं, झीलें होती हैं, ये सब आपको कवर कर लेना है। और जैसे आप इन नदियों को पढ़ोगे तो उन पे आधारित जितने भी प्रपात होंगे, झील होंगे, वो भी आप इजीली तैयार कर लोगे। जैसे दूध सागर जलप्रपात हो गया, और आपका जो है कुंचिकल जलप्रपात हो गया, जोग जलप्रपात हो गया, और दूध सागर जलप्रपात हो गया, गरसुप्पा जलप्रपात हो गए, शिव समुद्रम जलप्रपात हो गए। तो ये जो अलग अलग जलप्रपात हैं ये कहीं ना कहीं इन नदियों के माध्यम से ही आपको तैयार हो जाएंगे। और इन पे जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं, जैसे कृष्णा नदी पे है, तुंगभद्रा नदी पे है, गोदावरी नदी पे है, बराकर नदी पर है, गंगा नदी पर है, तुलबुल नदी पर है, सिंधु नदी पर है, झेलम नदी पर है। तो इन सारी नदियों को आप जब पढ़ते जाओगे तो वहाँ पे जितनी भी इम्पॉर्टेंट परियोजनाएं हैं, क्योंकि हर साल एक प्रश्न यहाँ से जरूर आता है। कैसे आएगा, 4 परियोजनाएं दे देगा और 4 नदियां दे देगा। अब मिलान करने को पूछेगा कि कौन सी परियोजना किस नदी पर स्थित है। जैसे तवा नदी पर पूछा जाता है कौन सी परियोजना है, उकाई नदी पर पूछा जाता है कौन सी परियोजना है, हालांकि उकाई परियोजना ही है, ठीक है। इसी तरीके से अलग अलग जो है कि परियोजनाएं पूछ लिया जाता है। तो आपको ये चैप्टर भी कवर करना है। इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ेंगे कल की क्लास में। करंट अफेयर्स की बात करेंगे तो मार्च के 2024 का जो करंट अफेयर था, इसके अंतर्गत अच्छा ज्योग्राफी में भी आपको मैं बता दूं कि चाहे तो परीक्षावाणी को फॉलो करो, या फिर आप दृष्टि की बुक को फॉलो कर सकते हो, या महेश बड़वाल जी की बुक को फॉलो कर सकते हो, या कोई भी आप बुक फॉलो कर सकते हो। लेकिन उसके साथ आपको घटना चक्र को जरूर रखना है, घटना चक्र को जरूर रखना है। और जिन लोगों ने घटना चक्र शॉर्ट नोट्स की क्लास नहीं देखी है वो मेरी प्लेलिस्ट में जाएं, जो कि मैं टेलीग्राम पे भी अपडेट करता हूं। अदरवाइज यूट्यूब पर मेरी प्लेलिस्ट है जिसमें सारे घटना चक्र के शॉर्ट नोट्स की मैंने क्लासेस करा दी हैं। मैक्स टू मैक्स 5 to 6 7 क्लास लगभग है, और आप उन्हें देख के रिवीजन कर सकते हो अपने सारे टॉपिक्स के। मैं रिवीजन सीरीज में वो भी रखूँगा, आप परेशान मत हुई, वो भी रखूँगा, ठीक है। तो अभी नहीं, लेकिन मैं धीरे धीरे उसको रखूँगा। अब यहाँ पर आप देखोगे कि इन सारी चीज़ों को आप फॉलो कर सकते हो, या फिर हमारे नोट्स भी फॉलो कर सकते हो। करंट अफेयर्स के अंतर्गत आप मार्च 2024 में आप लोगों ने राष्ट्रीय घटनाक्रम पढ़ा, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पढ़ा, आर्थिकी घटनाक्रम पढ़ा, खेलकूद पढ़ लिया, पुरस्कार पढ़ लिया। अब जितना भी आपको लगता है कि मार्च के करंट अफेयर्स में जो भी कंटेंट रह गया है, जो भी थोड़ा बहुत रह गया, जैसे वैज्ञानिक परिदृश्य हो सकता है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो सकता है, इन सारे सेगमेंट को भी आप लोग पढ़ लेना। आज यही पढ़ना है आपको। और मार्च की करंट अफेयर्स के लिए या जनवरी फरवरी कोई भी आप प्रतियोगिता दर्पण को फॉलो कर सकते हो, या फिर आप घटना चक्र की जो मासिक पत्रिका आती है उसे फॉलो कर सकते हो, या फिर आप उससे भी अच्छी आप इसको फॉलो कर सकते हो, क्रॉनिकल को, ठीक है, क्रॉनिकल को। हालांकि धे कोचिंग जो है धे IAS की, उसकी भी मंथली मैगजीन आती है, वो भी अच्छी मैगजीन है। कोई भी एक मैगजीन फॉलो कर लो जिसमें आप सुटेबल हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। मैगजीन का सोर्स मत बदलना, इतना ध्यान रखना, क्योंकि मैगजीन आपको साल भर वही पढ़नी है जब तक आपका प्रीलिम्स का एग्जाम ना हो, थ्रू आउट। क्योंकि बार बार मैं उन्हीं चीज़ों को रिवाइज कराऊंगा। फिर जब एग्जाम की डेट आ जाएगी ना, उस एग्जाम की डेट से लगभग 20 दिन पहले मैं आपको हैंड रिटन नोट्स दूंगा पूरे 1 साल के करंट अफेयर्स के, जिसकी क्लासेस भी मैं यूट्यूब पे कराऊंगा, जहां से आपके सारे टॉपिक एक बार रिवाइज हो जाएंगे। लेकिन रिवाइज कब होंगे, जब आपने पूरा मेरे साथ लगातार पढ़ा होगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई करके, और उनके बीच बीच में जो मैं रिवीजन सीरीज देता हूँ उसको भी कर रहे होंगे। तब आपके करंट अफेयर्स के कोई भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। और करंट अफेयर्स सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यहाँ पर हम PYQ सीरीज़ को भी देख लेते हैं, क्योंकि ये भी आपको करना होता है। और PYQ में आपको पता होगा कि यूपी PCS के हमने PYQ पूरे कंप्लीट कर लिए, लगभग 2012 से लेकर 2023 तक के 10 से 11 साल पूरे कंप्लीट कर लिए। अब आपको करना है, आपको क्या, RO के हम लोग PYQ कर रहे हैं, जिसमें एंशियंट हिस्ट्री के हमने प्री के किए थे,
कल का टाइम दिया था मैंने, आप लोगों ने कर भी लिया होगा। और अब आपको करना है एंशिएंट हिस्ट्री के मेंस के। 2010 से 2021 में लगभग 8-10 साल पेपर हुए हैं और मेंस में भी मुश्किल से 3 से 4 प्रश्न आते हैं। 10 साल के अगर आप प्रश्न देखोगे तो मुश्किल से मुश्किल 30 से 40 प्रश्न आपको मिलेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के मेंस के, तो उन्हें भी आपको करना है। अगर सोर्स की बात करें तो घटनाचक्र की सीरीज़ ले सकते हो, घटनाचक्र पब्लिकेशन की, या फिर आप शिल्पी पब्लिकेशन ले सकते हो, या फिर आप यूथ पब्लिकेशन ले सकते हो, या अगर आपको इनमें से कोई भी फॉलो नहीं करना है तो आप हमारे हैंड रिटन नोट्स ले सकते हो। मैंने व्हाट्सअप नंबर जो दिया था या फिर वीडियो के नीचे होगा, वहाँ पर आप हमारे नोट्स को परचेस कर सकते हो। वहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री के प्रीलिम्स एक जगह लिखे गए, सारे एंशिएंट हिस्ट्री के मेंस एक जगह लिखे गए, ऐसी पॉलिटी के, ऐसी मॉडर्न के, मेडिवल के, साइंस के, ज्योग्राफी के, सबके सब्जेक्ट वाइज हमने प्रीलिम्स और मेंस के अलग अलग पूरे डिटेल में लिखे हैं, ताकि आप एक क्रोनोलॉजी के साथ चलो कि अगर आप मेंस की कर रहे हो तो मेंस में कैसे प्रश्न आते हैं डेप्थ नॉलेज के साथ, प्रीलिम्स में कर रहे हो तो प्रीलिम्स में कैसे आते हैं, क्योंकि ये दोनों ही आपको पीवाईक्यू करके ही जाने पड़ेंगे, तभी आपको वेटेज मिलेगा। डेली रिवीजन बॉक्स में क्या है दोस्तों, डीआरबी जिसे हम कहेंगे, डेली रिवीजन बॉक्स में आपका गुप्तोत्तर काल रह गया था रिवीजन करने के लिए, और संगम युग, क्योंकि दक्षिण के जो शासन दिए थे मैंने, जिसमें चोल दिया था, पल्लव दिया था और चालुक्य दिया था, लेकिन संगम युग नहीं दिया था मैंने, तो आज आपको संगम युग को रिवाइज कर लेना है। संगम वंश की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो 1336 में मध्यकालीन भारत में आएगा, जब मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन हरियर और बुक्का ने स्थापित किया था। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं विजयनगर साम्राज्य की, हम ये दक्षिण भारत के संगम युग की बात कर रहे हैं जो प्राचीन काल में था। इसको आपको पढ़ना है, और साथ में जो गुप्तोत्तर काल रह गया था, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको कवर करना है गुप्तोत्तर काल में सातवाहन को। किसको करना है? सातवाहनों को, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर आपको गुप्तोत्तर काल को कवर कर लेना है, ये रिवीजन के तौर पर रहेगा। सोर्सेज के बारे में मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, क्योंकि टारगेट नंबर 1 से लेकर 9 तक जो 9 दिन में आपने एंशिएंट हिस्ट्री मेरे साथ कंप्लीट की थी, वहाँ पर मैंने बार बार सोर्सेज बताए, तो आप उन सोर्सेज को फॉलो कर सकते हो, और अलग से बदलना भी नहीं है। जो आपने उस टारगेट के दौरान जो सोर्सेज पढ़े हैं, आपको वही सोर्सेज आज भी फॉलो करने हैं। और फरवरी 2024 का राष्ट्रीय घटनाक्रम आपको पढ़ना रिवीजन के अंतर्गत, क्योंकि जनवरी का हमारा रिवीजन कंप्लीट हो गया, तो करंट अफेयर्स में आपको क्या पढ़ना? राष्ट्रीय घटना चक्र। मुश्किल से 10 से 12 टॉपिक होते हैं, आधे घंटे का समय लगेगा, और आप ऑलरेडी इसको पढ़ चुके होगे, अंडरलाइन कर चुके होगे, हाईलाइट कर चुके होगे कुछ पॉइंट को, तो यहाँ पर आप राष्ट्रीय घटनाक्रम को भी अच्छे से समझ लोगे। तो फरवरी 2024 का आपको रिवीजन करना है। मैपिंग के तौर पे मैं यूट्यूब पर केवल एक वीडियो दे रहा हूँ अभी। आप वैसे यूट्यूब पे न जाने हज़ारों वीडियो देखते होगे, हज़ारों चैनल्स देखते होगे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि मोबाइल आपका, नेट आपका, टाइम आपका, समय आपका। मैं जो गाइडेंस दे रहा हूँ बस आपके लिए, उसके लिए मैं लाइबल हूँ कि मैं आपको गलत गाइडेंस नहीं दूंगा। एटलस की मैपिंग आपको करनी जरूरी है, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो 5 प्रश्न आए थे, 6 प्रश्न आरओ में, वो सारे के सारे एटलस मैपिंग पे थे। और एटलस मैपिंग मैंने अभी एशिया तक कंप्लीट करा दी, उसकी एक क्लास और आनी है, और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट कराने के बाद मैं फिर बचे हुए कुछ और कॉन्टिनेंट को कंप्लीट कराने के बाद एक नई सीरीज भी शुरू करूँगा, लेकिन यूपीएससी एग्जाम के बाद 16 जून के बाद मैं शुरू करूँगा। तो अभी आपको क्या करना, अभी आपको लेक्चर नंबर 5 को कवर करना है, जो कि नॉर्थ अमेरिका से रिलेटेड ही है। क्या है? नॉर्थ अमेरिका से रिलेटेड है लेक्चर नंबर, और ये आपका नॉर्थ अमेरिका का लास्ट लेक्चर होगा। और मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों ने ये एटलस की मैपिंग की होगी मेरे अकॉर्डिंग, लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5, तो मैं गारंटी कह रहा हूँ बेटा, गारंटी कह रहा हूँ आप लोगों को मित्रों, कि सारे टॉपिक आपको कवर हो गए होंगे नॉर्थ अमेरिका में। कहाँ पे पर्वत है, कहाँ पठार है, कहाँ पे नदी है, कहाँ पे झील है, कहाँ पे ग्रेट लेक्स हैं, कहाँ पे छोटे छोटे लेक्स हैं, कहाँ पे लौ की मंडी होती है, कहाँ पे आप लोहे का व्यापार होता है, यूरेनियम कहाँ होता है, अपलेशियन पर्वत, कहाँ पे जो है कि विंड फॉल, ये सारी चीज़ें तैयार हो गएंगी। क्योंकि मुझे पता है, मैंने उस तरीके की मेहनत की है उस एटलस मैपिंग में, और उसके नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं। जिस समय वो क्लास पोस्ट की गई होगी ना, उसकी डेट देख लिया करो वीडियो के नीचे, और उसी डेट के आसपास 1-2 दिन बाद या 1-2 दिन के अंतर में आप टेलीग्राम पे जाओ, और वहाँ पे फाइल सेक्शन में जाके उनकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट आउट निकलवा लेना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है टेलीग्राम पे, ताकि आप भी उससे रिवीजन कर सको किस तरीके से आपको टॉपिक बाई टॉपिक आगे लेकर चलूँगा मैं। तो ये सारा आज का आपको टॉपिक रहेगा, और इसी तरीके से फिर हम लोग कल भी करेंगे। संडे का कोई रिलीज़ नहीं होगा। कई लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर संडे को ऑफ कर दिया करिए। भाई संडे कोई यूनिवर्सल अवकाश नहीं है, मैं अपने हिसाब से आप लोगों को अवकाश बीच बीच में देता रहता हूँ, रिवीजन करने के लिए आपको गैप देता रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कब कितना प्रेशर आप लोग झेल पाएंगे। मैं गांधी जी की पॉलिसी पे चलता हूँ, जब आप लोग बिल्कुल मैच्योर हो चुके होंगे, परिपक्व, कि आपको जितना भी टारगेट दूंगा आप फॉलो कर सकते हो, तो उस टारगेट के हिसाब से मैं चलता हूँ। संडे होने का कोई मतलब नहीं। पिछली बार मैंने संडे को ऑफ दिया था क्योंकि मैं ट्रैवल में था, इससे पहले फिर मैंने कल ऑफ दिया, क्योंकि इससे पहले जो मैंने टारगेट दिए थे, टारगेट नंबर 14, उसमें ज़्यादा तथ्यात्मक चीज़ें थी, फैक्चुअल थी, जो एक 24 घंटे में एस्पिरेंट नहीं तैयार कर पाएगा। तो इसलिए मैंने एक दिन का और समय दिया, ताकि 48 घंटे हो गए, आप कंप्लीट कर लो। तो मुझे पता है कि कब मुझे कब देना है,
और अगर आप मेरे को ईमानदारी से फॉलो कर रहे हो तो मैं भरोसा दिलाता हूँ कि आप प्रीलिम्स में जब एग्ज़ाम देने जाओगे ना मेरे भाई, आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ रहोगे, इतने आत्मविश्वास के साथ रहोगे कि आपको पेपर में मज़ा आएगा पेपर देने में। बस आप अगर मिस्टेक नहीं करोगे ना कि ओह वाली स्थिति, अरे यार ये तो देख रहा था क्वेश्चन, ये गलती से टिक हो गया, ये गलती से गोला भर गया, अगर ये गलती नहीं करोगे तो मान के चलो आपका प्रीलिम्स कोई नहीं रोक पाएगा। आप उस 10 लाख की भीड़ में नहीं रहोगे, आप टॉप 100 में रहोगे, आपका प्रीलिम्स होगा, डायरेक्टली होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।